हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल माई सेल्फ आशीष फ्रॉम एसएमएस जयपुर। और गाइस अब अपना हमारा नेक्स्ट वीडियो डेट इज फिजियोलॉजी ऑफ फेगोसाइटोसिस। यार मैंने आपको बताया था, देखो मैंने आपको सारे मतलब क्या था यार, देखो सुनो। न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इयोसिनोफिल, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका बता दिया था। इसका अपन अगली वीडियो में देखेंगे, डेट इज इम्यूनिटी। तो मतलब ये अपने आप में एक डिफरेंट टॉपिक है, इसका एक अलग ही स्टाइल है इन्फेक्शन को मारने का, ये बैक्टीरिया को, ये पैथोजन को मारने का। बाकी इन दोनों के स्टाइल के बारे में मैंने आपको बताया था। ये करते हैं फेगोसाइटोसिस, ठीक है। तो ये कैसे करते हैं ये अपन देखने वाले। जनरली यार एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछते नहीं है, बट पूछ ले इसलिए आप सुनेंगे, ठीक है। बट रिलैक्स होकर के सुने, कोई दिक्कत नहीं है। अपन वैसे थोड़ा सा हाई लेवल पे चलने वाले, ठीक है। और मैंने आपको बताया था बेसोफिल यार हेपेरिन रिलीज करता है, ठीक है। एलर्जिक रिएक्शन में काम आता है। इयोसिनोफिल पैरासिटिक इन्फेक्शन में काम आता है। एलर्जिक रिएक्शन को एक्चुअली थोड़ा सा मतलब स्प्रेड होने से रोकता है। तो सब डिस्कस हो चुका है, समझ रहे हो? आपका ओरिएंटेशन दिख रहा है, आपको समझ में आ रहा है। अपन एक एक डब्ल्यूबीसी स्टार्ट किया था, ठीक है। डब्ल्यूबीसी के बारे में थोड़ी जानकारी ली थी। उसके बाद अपन को मतलब पता चला कि अब डब्ल्यूबीसी में ये होते हैं। इसको फिर अपन ने स्टडी किया, हर एक को, इसको स्टडी कर लिया, इसको स्टडी कर लिया। अब ये दोनों भी कंप्लीट हो जाएंगे, फिर ये बचेगा, फिर ये करेंगे, और इस तरीके से अपना डब्ल्यूबीसी खत्म हो जाएगा। इसके बाद अपन शुरू करेंगे प्लेटलेट्स, ओके। तो यार स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फेगोसाइटोसिस। देखो यार होता क्या है, पहले अपन बेसिकली चीज समझते हैं। देखो हो क्या रहा है बॉडी के अंदर। मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो बोन मैरो है, ठीक है, ये क्या बनाता है? ग्रेनुलोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। तो यहाँ पे ग्रेनुलोसाइट्स की अपन बात करेंगे एक तो, और एक मोनोसाइट्स की। यहाँ पे ग्रेनुलोसाइट्स में अभी अपन स्पेसिफिकली न्यूट्रोफिल्स की बात कर रहे हैं, बट मतलब इन शॉर्ट इयोसिनोफिल, बेसोफिल सबकी बात कर रहे हैं, बट आप न्यूट्रोफिल को लेकर के सोच के देखिए, ठीक है। बाकी जैसा न्यूट्रोफिल के साथ है वैसे इयोसिनोफिल और बेसोफिल के साथ भी है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था एक होता है लिम्फोइड टिश्यू, वो क्या बनाता है? लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी ना अपनी, ग्रेनुलोसाइट्स, और ये दोनों थे अपने अग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है। तो देखो होता क्या है, अब ये बोन मैरो में मान लो ये बन गया, ठीक है। तो बोन मैरो क्या करता है? ग्रेनुलोसाइट्स को डालता है अपने सर्कुलेटिंग ब्लड के अंदर, ठीक है। तो ये ब्लड के अंदर जो अपने ग्रेनुलोसाइट्स है, ये अराउंड रहते हैं 4 to 8 आवर्स, ठीक है। और उसके बाद ये पहुंचते टिश्यूज के पास, और टिश्यूज जहाँ पे जरूरत है, जहाँ पे थोड़ा बहुत इन्फेक्शन है, वहां पहुंचते और 4 to 5 डेज तक रहते हैं। तो एक्चुअली आपको लाइफ स्पैन समझ में आ रही होगी मतलब सेल्स की। यही मोनोसाइट्स की अगर अपन बात करें तो ये ब्लड के अंदर बोन मैरो को रिलीज करता है, और ये कुछ रहते हैं अराउंड 10 to 20 आवर्स। मतलब डेटा याद करने का नहीं, ये वीडियो बिल्कुल सॉफ्टली आप लोग देखेंगे, क्योंकि ये बहुत मैं आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाला हूँ। हालांकि आप ही के सिलेबस का हिस्सा है, बट आप लोग आराम से देखिए, पॉपकॉर्न खाते खाते बस समझिए कहानी क्या है, ठीक है ना। स्टोरी है एक तो, कि भाई स्टोरी में ये है कि भाई कैसे दुश्मनों से लड़ाई कर रहे हैं अपनी आर्मी, ठीक है। तो ये टाइटल है जो कि बहुत ही घटिया था, तो मैंने पहले से सोच के नहीं रखा था, इस वजह से मेरे दिमाग में भी आ नहीं रहा। तो फिर ये मोनोसाइट्स, फिर ये चले जाते हैं टिश्यू में, और ये मोनोसाइट्स जब टिश्यू में जाते हैं तो इन्हों कहते हैं टिश्यू मैक्रोफेजेस। आगे बस समझ में, टिश्यू मैक्रो तो मतलब मोनोसाइट से मैक्रोफेजेस है, और ये आगे टिश्यू में जाने का कहलाता है टिश्यू मैक्रोफेजेस। और ये यहाँ पे अराउंड मंथ्स इवन 2 years तक रह सकते हैं, कुछ सालों तक भी यहाँ रह सकते हैं जब, और अपना फेगोसाइटिक फंक्शन कर सकते हैं। और ये जो अपने ग्रेनुलोसाइट से ये फेगोसाइटिक फंक्शन तो करेंगे। और अगर मान लो कोई सीरियस इन्फेक्शन है तो ये 4 to 5 डेज से पहले भी मर सकते हैं, कुछ घंटों में ही मर जाएंगे, क्योंकि अगर इन्फेक्शन सीरियस है तो फेगोसाइटोसिस करते करते ये अपनी जान गंवा बैठते हैं, ठीक है। अगर लिम्फेटिक टिश्यू की बात करें तो यार मतलब होता क्या है, जैसे लिम्फ है, मतलब लिम्फॉइड टिश्यू है। जैसे कि मान लो यहाँ पे अपन बात करते हैं लिम्फ नोड की। तो मान लो अगर ना कोई इन्फेक्शन आ भी गया ब्लड के अंदर, ठीक है। तो ब्लड के अंदर आ गया, ठीक है। मतलब इन्फेक्शन को एक बार के लिए छोड़ो, ब्लड कैपिलरी से निकला और लिम्फ बना, ठीक है। पता है ना लिम्फ का कॉन्सेप्ट, कि भाई इंटरस्टिशियल स्पेस में जो निकलता है फ्लूइड, वो लिम्फ के फॉर्म में ये अपने लिम्फॉइड टिश्यू पे जाता है। अगर कोई इन्फेक्शन होगा तो यहाँ पे लिम्फोसाइट्स इसको मार ही देंगे ऑफकोर्स। फिर ये लिम्फॉइड टिश्यू वापस से मतलब अपने सर्कुलेटिंग ब्लड में आ जाता है, और इस तरीके से एक साइकिल चलती रहती है। तो लिम्फोसाइट्स एक्चुअली कंटिन्यूस सर्कुलेशन में रहते हैं, कि भाई लिम्फ के साथ गए लिम्फ नोड और लिम्फोइड टिश्यू पे, फिर वापस डायपिडिसिस करते करते टिश्यू में घुस गए, टिश्यू से वापस लिम्फ में आ गए, लिम्फ से वापस ब्लड में चले गए। तो एक तरीके से साइकिल चलती रहती है। तो अपन अपने मेन चीज पे आते हैं, डेट इज फेगोसाइटोसिस, कि भाई अगर ग्रेनुलोसाइट्स या मोनोसाइट्स अगर निकल गए तो ये यहाँ पे आके अगर कोई इन्फेक्शन होगा तो ये क्या करेंगे? फेगोसाइटोसिस। और ये फेगोसाइटोसिस कैसे करते, क्या करते अपन देखते हैं। तो यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है कि मान लो कोई पैथोजन अपनी बॉडी के अंदर आ गया, ठीक है। अब हुआ क्या है, जैसे वो बॉडी के अंदर आता है ना, तो एक अलार्म प्रोसेस चालू हो जाता है, ठीक है ना। समझना हो क्या रहा है,
देखना कि जैसे ही ये पैथोजन, जैसे मान लो ये ब्लड वेसल है, ठीक है, ठीक है, ये अपनी ब्लड वेसल है, तो जैसे ही ये पैथोजन आया, ठीक है, तो यहाँ पे ये अपना है पैथोजन, मैं यहाँ लिख देता हूँ बैक्टीरिया, ठीक है। तो क्या होता है भाई, जैसे ही कुछ टिश्यू की इंजरी करेगा तो ना कुछ मीडिएटर्स निकलते हैं जिसकी वजह से एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस चालू होती है, ठीक है। वो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस में क्या क्या होता है वो देखते हैं। देखो, अगर मैं जैसे बात करूँ एक्यूट इन्फ्लेमेशन की, इन्फ्लेमेशन क्या होता है, अगर बेसिकली मैं डेफिनेशन बताऊँ तो मतलब इट इज़ जस्ट अ रिस्पॉन्स अगेंस्ट एन इन्फेक्शन, और इट इज़ जस्ट अ रिस्पॉन्स अगेंस्ट इंजुरियस प्रोसेस कॉज्ड बाय पैथोजन, ठीक है ना। तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन की अगर अपन बात करें तो यार देखो, इसके अंदर एक तो होंगे वेस्कुलर इवेंट्स, ठीक है। वेस्कुलर इवेंट जैसे कि वेजोडाइलेशन, सबसे पहले हो जाएगा वेजोडाइलेशन, उसके बाद इंक्रीज वेस्कुलर परमिबिलिटी, ठीक है। उसके बाद होगा अपना स्टेसिस, स्टेसिस मतलब यार ब्लड स्लो हो जाएगा, ब्लड फ्लो। उसके बाद होता है मार्जिनेशन, मार्जिनेशन मतलब ल्यूकोसाइट्स थोड़ा मार्जिन की तरफ आ जाएंगे, जैसे ल्यूकोसाइट सेंटर में अगर मूव कर रहे तो मार्जिन की तरफ आ जाएंगे। उसके बाद कुछ सेल्यूलर इवेंट्स शुरू होते हैं, मतलब अब ल्यूकोसाइट्स अपना काम करना शुरू करेंगे, जैसे कि रोलिंग, एडेशन, डायापिडिसिस, डायापिडिसिस को ट्रांसमाइग्रेशन भी कहते हैं। डायापिडिसिस अभी मैं बताऊंगा ये सब क्या होता है, कीमोटेक्सिस, और लास्ट में अपना होगा फेगोसाइटोसिस, ठीक है। तो समझ रहे हो क्या हो रहा है। देखो मैं यहाँ पे वापस अपन देखते हैं, अब इन्हीं प्रोसेस को एक एक करके पढ़ते रहेंगे। यार सबसे पहले तो हो रहा है अपना वेजोडाइलेशन, इन प्रोसेस की वजह से, इन मीडिएटर्स की वजह से। तो मान लो यार कि अगर ल्यूकोसाइट्स ऐसे ऐसे ट्रैवल कर रहे थे, ठीक है, इस लाइन के अंदर, ठीक है। अब हुआ ये कि जैसे यार इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस शुरू हुआ तो अपना वेजोडाइलेशन हो गया। क्या हो गया, वेजो डायलेशन। तो देख रहे हो ब्लड वेसल फूल गई। अब क्या होता है यार, वेस्कुलर परमिबिलिटी बढ़ गई तो थोड़ा बहुत फ्लूइड लीक होना शुरू हो गया, ठीक है, दूसरा प्रोसेस हो गया। तीसरा क्या था, स्टेसिस। अब क्या होगा यार, यहां से फ्लूइड भी स्लो हो गया, अब ब्लड फ्लो धीरे धीरे होगा, मतलब पहले बहुत तेज तेज ब्लड फ्लो हो रहा था, अब थोड़ा ब्लड फ्लो धीरे धीरे होगा, ठीक है। तो अब धीरे धीरे अपना ब्लड फ्लो हो रहा है, तो ये तो हो गया स्टेसिस। उसके बाद क्या होता है यार, ये ल्यूकोसाइट जो है अब वो धीरे धीरे मार्जिन की तरफ आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। यहां पे मान लो अपने एंडोथेलियल सेल से, तो ये मार्जिन की तरफ आना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब ये मार्जिन की तरफ आना शुरू हो गए, इस प्रोसेस, तो इसे कहते हैं अपन मार्जिनेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स टुवर्ड्स मार्जिन। अब क्या होगा यार, ये रोलिंग करते, रोल करते करते आगे बढ़ते रहते, ठीक है। तो ये इस तरीके से आगे बढ़ रहे, रोलिंग के प्रोसेस के बाद ये इस पे चिपक जाते थोड़ा बहुत, ठीक है ना, जैसे अपने सारे ल्यूकोसाइट जहां थोड़ा सा चिपक जाएंगे, इसे कहते हैं एडिशन। ये था रोलिंग, ये था एडिशन। अब इसके बाद क्या होता है, ये मूवमेंट करते डायबिटीज, जैसे मान लो यार अपना बैक्टीरिया ने यहाँ पे इन्फेक्शन नहीं किया, ठीक है, बैक्टीरिया को जगह पसंद नहीं आ रही थी, बैक्टीरिया इन्फेक्शन किया मान लो यहाँ पे, ठीक है, तो जगह नहीं थी इसलिए ऐसा किया, ठीक है। तो ये एडिशन, ठीक है। इसके बाद ये जो है ना, ये छोटा सा ऐसी जगह बना के यहाँ से निकलता है, ठीक है, इसे कहते हैं डायपिडिसिस। क्या कहते हैं, डायपिडिसिस। मतलब ये, और मैं यहाँ पे किन की मेनली बात कर रहा हूँ, मतलब दोनों की, मोनोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स, क्योंकि इन्हीं का मेन काम है फेगोसाइटोसिस में। तो डायपिडिसिस से ही निकलते, मतलब बोथ द सेल्स कैन स्क्वीज थ्रू द पोर्स ऑफ द ब्लड कैपिलरीज बाय डायपिडिसिस, और फिर ये अमीबॉइड मूवमेंट से ही बाहर आ जाते हैं, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, ये यहाँ पे आ गए। अब क्या है कि मान लो ना, अब इसको यहाँ पे जाना है, होता क्या है यार, एक प्रोसेस होता है कीमोटैक्सिस। ये क्या एक्चुअली यहाँ पे, क्योंकि यार ये क्या कर रहा है, इंजरी कर रहा है टिश्यू को, तो टिश्यू से भी बहुत सारी चीजें निकलेगी और इससे भी बहुत सारी चीजें निकलेगी, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें निकलती है, लाइक अगर मैं बात करूं तो कुछ बैक्टीरियल या वायरल टॉक्सिन्स निकल रहे, ठीक है। दूसरा यार टिश्यू और डैमेज हो रहा है, मतलब डीजनरेटिव प्रोडक्ट्स निकल रहे इस टिश्यू के, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि मतलब मैंने आपको बताया ना कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लेक्स होता है, तो वो प्रोडक्ट्स निकल रहे, वो मैं अभी आपको लास्ट में बताऊंगा यार, मतलब ये लास्ट में अपन देखेंगे ब्लड फिजियोलॉजी के। तो कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लेक्स के कुछ प्रोडक्ट्स निकल रहे, तो ये सारी चीजें क्या करते हैं, ये इनको बताते हैं कि तुमको इस साइड आना है। तो
ये जो केमिकल्स है, ठीक है, मतलब बोथ दी सेल्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द इन्फ्लेम्ड टिश्यू ड्यू टू द प्रोडक्ट्स रिलीज्ड। ये जो प्रोडक्ट्स रिलीज हो रहे हैं तो ये इस वजह से इसकी तरफ बढ़ेगा। समझ रहे हो? अच्छा एक बात बताओ यार, प्रोडक्ट्स तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, हर जगह है, तो यहाँ पे क्यों जा रहा है? ये आया दिमाग में क्वेश्चन कि भाई अगर ये प्रोडक्ट्स है तो ये प्रोडक्ट्स तो हर जगह है, ये देखो मैं डॉट डॉट से हर जगह प्रोडक्ट बना देता हूँ, तो ये यहाँ पे क्यों आ रहा है? क्योंकि वैसे तो दिमाग में आया नहीं होगा, मुझे मालूम है आपके, क्योंकि कीमोटैक्सिस जो प्रोसेस है ना वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग चलता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, भाई जहाँ पे कंसंट्रेशन इन चीज़ों की ज़्यादा होगी ना ये वहाँ पे जाएगा, और कंसंट्रेशन ऑफकोर्स कहाँ ज़्यादा होगी? जहाँ पे इन्फ्लेमेशन एक्टिवली हो रहा है, जहाँ पे बैक्टीरिया है अभी, समझ लो, तो ये इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जाते हैं। ये कौन? दोनों ही, मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स। अच्छा एक बात और, ये मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स की अगर मैं एक छोटी सी खास बात और बताऊँ तो आपको ये दिख रहा होगा कि यार न्यूट्रोफिल जो है ना ये एक्चुअली एक्टिव होते हैं ब्लड में भी, ठीक है, तो मतलब दे अटैक द बैक्टीरिया इवन इफ दे आर प्रेजेंट अंडर द सर्कुलेटिंग ब्लड। समझ लो, इंग्लिश मेरी थोड़ी वीक है लेकिन समझ लो ना कि अगर ब्लड में भी अगर बैक्टीरिया तो न्यूट्रोफिल्स को अटैक कर देंगे, लेकिन मोनोसाइट्स नहीं कर पाते। मोनोसाइट्स एक्टिव होने में टाइम लगाते हैं। क्यों? क्योंकि मोनोसाइट्स 10 to 20 आवर्स में ब्लड में रहते हैं, लेकिन वो इनएक्टिव स्टेट में रहते हैं, मैच्योर स्टेट में रहते हैं, और जब ये टिश्यू में जाते हैं तो मैक्रोफेजेस बनते हैं, और वो मैक्रोफेजेस एक्चुअली एक्टिव स्टेट होता है। डेट्स वाई मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि ये जो न्यूट्रोफिल है ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनाता है, और जो मोनोसाइट्स है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस बनाता है। हालांकि दोनों ही फेगोसाइटोसिस करते हैं। आगे बात समझ में? कुछ नहीं लिखा है मैंने ऊपर, ठीक है ना, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है। तो ये चीज़ मेरे को आपको बतानी थी, मैंने आपको बताया ना अगली वीडियो में बताऊंगा। तो ये इसका रीजन था कि मोनोसाइट्स बाद में एक्टिव होंगे, लेकिन न्यूट्रोफिल्स ऑलरेडी एक्टिव स्टेट में ही बोन मैरो से निकलते हैं, और दोनों ही न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस मतलब फेगोसाइटोसिस का फंक्शन करता है अगेंस्ट बैक्टीरिया, वायरसेस और कोई भी इंजरियस एजेंट है तो, ठीक है। अब अपन देखते हैं यार, देखो कीमोटैक्सिस तो हो गई, अब अपन अपनी मेन चीज पे आते हैं, दैट इज कॉल्ड फेगोसाइटोसिस, ठीक है। तो ये देखो मैंने इसी सीक्वेंस में चला था, वेजोडाइलेशन, वस्कुलर परमेबिलिटी, स्ट्रेसेस, मार्जिनेशन, रोलिंग, एडिशन, डायबिटीज, कीमोटैक्सिस, अब आएगा फेगोसाइटोसिस। अगर फेगोसाइटोसिस की अपन बात करें तो जो फेगोसाइटोसिस है ना, उसको प्रोसेस को आप समझना, ये एक 3 स्टेप प्रोसेस है, ठीक है, जिसके अंदर पहले तो होता है यार रिकॉग्निशन एंड अटैचमेंट। भाई तुम्हें बैक्टीरिया को पहचानना भी तो है, पता चले तुम किसी और चीज को फेगोसाइटोसिस कर रहे हो, तो रिकॉग्निशन एंड अटैचमेंट। दूसरा है एनगल्फमेंट, भाई अब उस बैक्टीरिया को खाना है। तीसरा है किलिंग, अब खा तो लिया लेकिन अब उस अपने सेल के अंदर आ जाएगा, न्यूट्रोफिल या मोनोसाइट्स के अंदर, फिर उसकी किलिंग करनी है। तो ये 3 प्रोसेस के अंदर फेगोसाइटोसिस होती है, ठीक है। तो अपन देखते हैं भाई, सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं वही क्या, रिकॉग्निशन एंड अटैचमेंट। देखो ठीक है, रिकॉग्निशन एंड अटैचमेंट, ओके। तो देखो हो क्या रहा है, जैसे कि यहां पे मैं अपना वापस वो बैक्टीरिया बना देता हूं, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे अपना आसपास इन्फ्लेम टिश्यू सब कुछ है। तो होता क्या है, रिकॉग्निशन अटैचमेंट बेसिकली है, आप समझो कि एक फेगोसाइटोसिस है ना, ये एक सेलेक्टिव प्रोसीजर है। मतलब ऐसा नहीं कि आप किसी को भी खा लिए, तो ये सेलेक्टिव प्रोसीजर है जिसके अंदर मतलब ये 2-3 चीजें देखता है न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स। अगर मान लो कोई स्मूथ सरफेस है, ठीक है, तो फेगोसाइटोसिस नहीं होगी। जनरली जो अपने इंजरियस एजेंट्स होते हैं, जो पैथोजन होते हैं, वो स्मूथ नहीं होते हैं, तो उनकी फेगोसाइटोसिस हो जाती है। कहने का मतलब जो अपने नेचुरल ऑर्गेनल्स है, सेल्स है, वो स्मूथ होते हैं, तो उनकी फेगोसाइटोसिस नहीं होती। प्रोटेक्टिव कोट, भाई जिनके पास प्रोटेक्टिव कोट होती है ना, वहां फेगोसाइटोसिस नहीं होती। तो जो बैक्टीरिया ये पैथोजन है उनके पास कोई प्रोटेक्टिव कोट होती नहीं है, ठीक है। और एक होता है देखो एक और चीज समझना, देखो होता क्या है कि मान लो बैक्टीरिया है, तो ये तो अपना काम कर रहा है न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स आए इसको फेगोसाइटोसिस करने, ठीक है। इओसिनोफिल और बेसोफिल अपने अलग ही मजे कर रहे हैं, उनका रोल अलग है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। अच्छा लिम्फोसाइट्स, ये भी तो कुछ ना कुछ कर रहा होगा, ये एक्चुअली बहुत सारी एंटीबॉडीज बना रहा है, ठीक है। इसने क्या किया, इसके ऊपर एंटीबॉडी लग गई, ठीक है। बैक्टीरिया के अकॉर्डिंग एंटीबॉडीज बनाते हैं लिम्फोसाइट्स, वो अपन देखेंगे अगली वीडियो में, हालांकि इतना बेसिक नॉलेज तो आपको होगा 12th क्लास का, ठीक है। तो इसके ऊपर एंटीबॉडीज अटैच हो गई। अब क्या होता है, एंटीबॉडी जैसे बैक्टीरिया का अटैच हुई, इसके आगे अटैच होता है C3 मॉलिक्यूल, ठीक है। ये C3 मॉलिक्यूल के जो रिसेप्टर्स है, ठीक है ना, वो होते हैं अपने न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स पे, ठीक है। फिर ये जाके इस पर अटैच हो जाते हैं, ठीक है ना। अब ये इस पर अटैच हो गए, और अगर ये अटैच होगा तभी इनिशिएट होगा फेगोसाइटोसिस, ठीक है। तो मतलब C3 का भी रोल है, तो समझ रहे हो। तो ये एक सेलेक्टिव प्रोसीजर है जिनमें इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है, इनमें से कुछ तो होना चाहिए ना, अदरवाइज तो अपने फालतू के टिश्यूज भी सारे खराब हो जाएंगे। तो अपना हो गया ये तो अपन ने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया और उससे अपन अटैच हो गए। आगे बस में
अच्छा सेकंड देखते हैं, अब देखते हैं एनगल्फमेंट कि भाई अब ये कैसे खाने वाला है। ठीक है, देखो क्या होता है यार, ये जो न्यूट्रोफिल्स है या कह लो मोनोसाइट्स है, ये अपने सूडोपोड्स बाहर निकालता है। ठीक है, जैसे बैक्टीरिया को देखा तो यार ये क्या करता है, अपने सूडोपोड्स बाहर निकालता है और इस बैक्टीरिया को इसके अंदर ले लेता है, दबोच लेता है। ठीक है, तो ये अपना बैक्टीरिया है। ठीक है, ये अपना बैक्टीरिया है, इसने क्या किया, सूडोपोड्स बाहर निकाले और इस बैक्टीरिया को कवर कर लेगा। और जैसे ही ये इस प्रोसेस को अपन कहते हैं पूरा एनगल्फमेंट। ठीक है ना, द प्रोसेस बाय विच अ पैथोजन इज। अच्छा एक और बात, देखो हो क्या रहा है कि यार ये तो मैंने आपको बता दिया कि ना ये एनगल्फमेंट इस तरीके से हो रहा है। ठीक है, अब ये इसके अंदर जाएगा और जब अंदर जाएगा तो इसको किलिंग करना पड़ेगा, उसको कहते हैं अपन किलिंग। ऑफकोर्स किलिंग ही कहेंगे, किलिंग करनी है तो। देखो अब ये जैसे अंदर जाएगा तो मैं आपको एक बड़ा सा न्यूट्रोफिल बना देता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर ये अपना बैक्टीरिया आ चुका है। ठीक है, और ये बैक्टीरिया एक्चुअली मतलब एक लेयर से कवर्ड रहेगा, इसको कहते हैं फेगोजोम। अब ये जो पूरा बैक्टीरिया है इसके अंदर, इसे कहेंगे फेगोजोम। ठीक है, और अपने जो न्यूट्रोफिल है उसके पास क्या है, लाइजोजोम। ठीक है, और ये दोनों जब फ्यूज होंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा, फेगोलाइजोजोम। क्या बनेगा, फेगोलाइजोजोम। ये लाइजोजोम और ये इसके अंदर अपने बैक्टीरिया। ठीक है, और ये इस तरीके से इसकी होगी किलिंग। देखो यार किलिंग भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ लाइजोसोम से ही होगी। ठीक है, ये भी ध्यान से समझना, अगर किलिंग की बात करें तो ऑफकोर्स लाइजोसोम से तो होगी। तो एक प्रोसेस तो हो गया किलिंग में लाइजोसोम्स। ठीक है, तो लाइजोसोम्स के अंदर कुछ प्रोटीलाइटिक एंजाइम है जो इस बैक्टीरिया को किल कर देंगे। लेकिन एक और बात, जो अपने न्यूट्रोफिल्स या अपने जो मोनोसाइट्स है, इनके अंदर एक स्पेशल ऑर्गेनल होता है जिसे कहते हैं पेरोक्सिसोम्स। क्या कहते हैं, पेरोक्सिसोम्स। पेरोक्सिसोम्स क्या करता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, पेरोक्सिसोम्स, ये पेरोक्सिसोम्स क्या करता है, कुछ मतलब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनाता है। ठीक है, लाइक सुपर ऑक्साइड, H2O2। ठीक है, और कह लो हाइड्रोक्सिल आयन OH माइनस। ठीक है, और फिर जाके ये तीनों मतलब इस बैक्टीरिया को मारते हैं। समझ रहे हो, अगर मान लो लाइजोसोम से वो किल नहीं हो रहा तो ये भी एक प्रोसीजर किलिंग का। तो सेकंड प्रोसीजर हो गया रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। तो आ रही है आपको बात समझ में। अच्छा होता क्या है कि पता है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, देखो वो मैं अभी आपको 2 मिनट बाद समझाता हूँ। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं उससे पहले अपन एक चीज ये देख रहे हैं, देखो एक टर्म होता है ऑप्सोनाइजेशन। अगर आपने सुना है कि ये नाम कहीं, ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन यार क्या होता है, मतलब इट इज अ प्रोसेस बाय विच अ पैथोजन is selected for phagocytosis and destruction is called opsonization। आ रही है मेरी बात समझ में। तो देखो यार मतलब एक प्रोसेस है, मैंने आपको बताया वैसे भी एक सेलेक्टिव प्रोसीजर है फैगोसाइटोसिस। तो यार मतलब एक प्रोसेस जिसकी वजह से एक पैथोजन को सेलेक्ट करेंगे अपन कि भाई बाकी टिश्यू सेलेक्ट ना हो जाए, वो पैथोजन ही सेलेक्ट हो। तो जो ये सेलेक्ट करवाएगा उसे कहते हैं अपन ऑप्सोनेंस। क्या कहते हैं, ऑप्सोनेंस। अच्छा ऑप्सोनेंस मैंने आपको बताया, एक तो ये है C3। ठीक है, एक्चुअली इसका पूरा नाम है C3b। ठीक है, तो ये एक मॉलिक्यूल है जो ऑप्सोनिन बना हुआ है। ये मैंने आपको बताया एंटीबॉडी, ये भी अटैच है। तो एक्चुअली ये IgG एंटीबॉडी है, उसकी FC फ्रेगमेंट है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये अभी आप अपन एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जब देखेंगे। हालांकि ये सब बहुत डीप की बात है, आप लोग बस सुन लीजिए एक बार, आपको अच्छा लगेगा। लेकिन आपके लेवल की है, ऐसा नहीं है, मतलब कोई पूछता नहीं है। हालांकि ये और भी आगे जाकर के सेम चीज़ रिपीट होती है, इसलिए अभी फर्स्ट ईयर में इतना कोई पूछता नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया और कुछ मतलब जो होता है ना सीरम प्रोटीन लाइक फिब्रिनोजन, CRP, इस तरह की चीज़ें भी मतलब ऑप्सोनाइजेशन कराती है। तो बस छोटी सी बात थी, बतानी थी ऑप्सोनाइजेशन की डेफिनेशन, लेकिन जरूर पूछ सकते, ये कोई नहीं पूछेगा। ठीक है यार, मैं ज़्यादा कंटेंट देता हूँ, आपको दिक्कत तो नहीं ना। हालांकि मैं कभी ज़्यादा कंटेंट या कम कंटेंट नहीं देता, टू द पॉइंट कंटेंट देता हूँ, जिससे मतलब आपके लेवल पे जितना रिक्वायर्ड हो उतना आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि मैं आपको अलग ही सिखा रहा हूँ कुछ, या आपके कोर्स के बाहर का पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, सब आपकी चीज़ सही है, कुछ भी ऐसा नहीं है ना। अब उठा के देख लेना, गाइडलाइन या कोई भी बुक आपको मिल जाएगा ये कंटेंट। तो ये था अपना ऑप्सोनाइजेशन। ठीक है, अच्छा एक बात आपने कभी देखी है, चलो फैगोसाइटोसिस तो हो गया, लेकिन कभी आपने सोचा है कभी कभी कोई बीमारी क्रॉनिक होती है तो क्या सर इसके अंदर मतलब फैगोसाइटोसिस नहीं हो रही, मतलब न्यूट्रोफिल जब काम नहीं कर रहे। तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ कुछ बीमारियों की, जैसे कि एक हो गई अपनी TB। ये जो TB का बैक्टीरिया है ना, ये ना तो लाइजोसोम से मरता है, ना ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज से इसका ज़्यादा इफेक्ट होता है। मतलब कुछ हाँ, तो मतलब मैं कह रहा था कि कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं ना, तो फिर ना तो वो लाइजोसोम से मर रहे ना किलिंग इफेक्ट से मर रहे। ठीक है, तो हो क्या रहा है, ये जो बैक्टीरिया होते हैं जब फैगोसाइटोसिस हो भी जाता है ना, तो भी मतलब देखो एक तो फैगोसाइटोसिस हो गया और ये पहली बात तो मर नहीं रहे, तो ये अपना इफेक्ट
दिखाते रहते हैं, अपने इन्फेक्शन सिम्टम्स, इन्फेक्टिव सिम्टम्स दिखाते रहते हैं, इसलिए ये करते हैं क्रॉनिक डिसीजेस। ठीक है, आगे बस में तो ये क्रॉनिक डिसीजेस का एक एग्जांपल था। यहाँ तक कि ना मतलब न्यूट्रोफिल्स तो ना ये टीबी बेसिलस को मार भी नहीं पाता एक्चुअली ना। होता ये है कि जो मैक्रोफेजेस होते हैं ना, जो कि मोनोसाइट्स कह लो, मैक्रोफेजेस कह लो, उनके पास होता है लाइपेज मेनली। ये लाइपेज कोशिश करता है कि इसकी मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करे, बट थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब स्मार्ट बैक्टीरिया है। ठीक है तो अब ये देखते कि मोनोसाइट, अरे यार ठीक है, अब देखते हैं मोनोसाइट मैक्रोफेज सेल सिस्टम। एक छोटा सा टॉपिक है, 5 मिनट लगेगी, 5 मिनट भी नहीं लगेगी। देखो यार, मैंने अभी आपको बताया कि मोनोसाइट फाइनली मैक्रोफेज बन रहा है। तो होता क्या है यार, देखो मान लो जैसे ये ब्लड वेसल्स है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से यार मोनोसाइट आ तो गया, ठीक है, और टिश्यूज के अंदर ये अपना यहाँ पे मैक्रोफेजेस बन गया, पर अगर कोई इन्फेक्शन नहीं है तो ये फिक्स्ड रहेगा। ठीक है, ये टिश्यूज के पीछे फिक्स्ड रहेगा। अगर कहीं इन्फेक्शन है, कहीं जरूरत पड़ी, किसी लिम्फोसाइट ने उसको सेंसिटाइज किया तो ये मूव करेगा और फेगोसाइटोसिस करेगा। तो हो क्या रहा है, मतलब मोनोसाइट मैक्रोफेज सेल सिस्टम, इसी का दूसरा नाम है एक रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम। बहुत जगह आप सुनोगे, पूरी एमबीबीएस में सुनते ही रहोगे ये वर्ड, रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम। तो यार है क्या, मतलब टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोसाइट्स, ठीक है, मोबाइल मैक्रोफेजेस, फिक्स्ड मैक्रोफेजेस, ठीक है, ये फिक्स है, ठीक है, एंड अ फ्यू स्पेशलाइज्ड सेल्स इन द बोन मैरो, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स एक्चुअली। और कुछ है ना, मतलब एक कुछ स्पेशलाइज्ड एंडोथीलियल सेल्स होते हैं बोन मैरो, स्प्लीन के अंदर। तो ये सब मिल करके बनाते हैं रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम। आगे बस समझ में कुछ नहीं है। देखो क्या ये है, वही चीज मोनोसाइट मैक्रोफेज का बेसिक सिस्टम है, बस नाम थोड़ा सा फैंसी नाम दे दिया है, नॉर्मल चीज। मतलब इसका यही काम है कि यार कोई भी इन्फेक्शन बॉडी में आ ना पाए, कैसे ना कैसे करके उसको मार दिया जाए। अब जैसे मान लो कोई यार इन्फेक्शन स्किन से आ रहा है, तो स्किन में भी अपने टिश्यू मैक्रोफेजेस है, जिसको अपन कहते हैं हिस्टियोसाइट्स। ठीक है, मान लो वो इन्फेक्शन लंग्स से आ रहा है, मतलब एयरवे पाथवे उसने चुना, तो वहाँ पे भी अपने मैक्रोफेजेस है, जिसको अपन कहते हैं एल्वियोलर मैक्रोफेजेस। इसके बारे में मैंने आपको बताया भी है, पैम करके, पल्मोनरी एल्वियोलर मैक्रोफेजेस, कहीं पे रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी की वीडियो में, तो वहाँ भी इसके बारे में बता रखा है। ठीक है, फिर कुछ मैक्रोफेजेस मान लो यार स्किन से लंग्स में, ठीक है, कहीं ना कहीं से घुस गए, मान लो आपके ब्लड में आ गए। अब ब्लड में है तो ऑफकोर्स वो लिम्फ में कन्वर्ट होंगे, मतलब मैंने पता ब्लड जब कैपिलरी से निकलता है तो, और जो इंटरस्टिशियल स्पेसिस में बचता है वो फ्लूइड होता है लिम्फ फिर लिम्फ नोड के थ्रू वापस सर्कुलेशन में चले जाता है। ठीक है, तो लिम्फ नोड के जब थ्रू जाएंगे, मान लो वो लिम्फ में घुस गए और लिम्फ नोड के थ्रू जब जाएंगे तो अपने लिम्फ नोड में भी बहुत सारे वो होते हैं मैक्रोफेजेस, ठीक है ना, तो वहाँ वो मर जाएंगे। ठीक है, मान लो कैसे ना कैसे करके वो सर्कुलेशन में आ ही गए, तो सर्कुलेशन में आने के बाद भी वो जो ब्लड है वो स्प्लीन से फिल्टर होता रहता है, मतलब स्प्लीन के थ्रू निकलता रहता है। ठीक है, बोन मैरो के थ्रू निकलता रहता है। ठीक है, तो वहाँ पे वो मर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे भी मैक्रोफेजेस है। तो ये सारा जो सिस्टम है रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम बना रहा है। मान लो वो जीआईटी के थ्रू हो गए, तो अपना जीआईटी के थ्रू कभी भी जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो डायरेक्टली ब्लड में नहीं जाते, सबसे पहले कहाँ जाते हैं, पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू लिवर में। तो लिवर में जो साइनोसॉइड्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे भी अपने मैक्रोफेजेस होते हैं, जिनको कहते हैं कफ्फर सेल्स। तो वहाँ पे वो वर्क करेगा। ठीक है, तो एक छोटा सा टॉपिक था, ये कुछ पूछता नहीं, अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए। ठीक है, तो ये हर जगह पे अपने ये आर्मी खड़ी है जिससे मतलब इन्फेक्शन को मारा जाए। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही यार, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई होगी एक्चुअली, पता नहीं है। देखो मेरे यहाँ 4 मिनट दिखा रहा है, वो हुआ ये कि ना मैं वो वीडियो बना रहा था फेगोसाइटोसिस वाली, फिर ये मेरा मोबाइल ख़राब हो गया, मतलब अचानक से स्विच ऑफ हो गया। अब मतलब मैंने वापस वो कंटिन्यू किया है, अब वो ज्वाइन करना पड़ेगा। तो यार काफ़ी मेहनत लगती है, पता है। आप लोग ना कभी सब्सक्राइब नहीं करते, कभी कुछ नहीं करते। मैं कभी ऐसे खुल के इतना बोलता भी नहीं हूँ। 60% मेरे चैनल पे ना वो ऑडियंस है जो कभी सब्सक्राइब करती ही नहीं चैनल को। चलो वो तो ठीक है, ये तो तुम्हारा केस है। कभी कोई शेयर ही नहीं करता, तुम लोग सिर्फ प्लेलिस्ट देखते जाते हो, कोई लाइक बटन नहीं दबाता। जो तुम्हारे सीनियर्स थे ना, जो तुमसे ऊपर वाला बैच है, उनको मैंने पढ़ाया था, ठीक है, मतलब मेरे चैनल से पढ़े हो वो। उसके बाद मैंने उनको सबको बोला था कि मेरा चैनल शेयर करना, कोई जवाब ही नहीं देता, ना किसी ने जूनियर्स को बताया। तुम्हारे जो भी तुम व्यूअर्स हो ना, 90% व्यूअर्स ऐसे हो जो खुद यूट्यूब पे चैनल ढूंढते ढूंढते मेरे यहाँ आए हो। ठीक है, उन सारे सीनियर्स ने बताया नहीं। ठीक है, उसके बाद जो तुम लोग हो वो आपस में शेयर नहीं करते, पता नहीं क्या रीज़न है, क्या मेंटेलिटी है आजकल। ठीक है, तो तुम आपस में शेयर नहीं करोगे, फिर जब तुम सीनियर बन जाओगे तब तुम वापस शेयर नहीं करोगे। ठीक है ना, तब तुम जूनियर को शेयर नहीं करोगे। तो यही चलता रह रहा है यार, मतलब
अगर मैंने यही चीज़ एनाटॉमी को पढ़ाया होता ना तो यही चैनल 100K को तो पक्का पार कर गया होता, क्योंकि ऐसे ऐसे चैनल इतनी इतनी वीडियोस में बहुत पार कर जाते हैं। अब मैं फिजियोलॉजी पढ़ा रहा हूँ तो कोई देखता ही नहीं, जबकि फिजियोलॉजी के लिए आपको रेयरली कोई ऐसा अच्छा चैनल मिलेगा जो सारा कंटेंट अच्छे से पढ़ा रहा हो, ओरिएंटेशन दे करके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता करके तुम्हें गाइडेंस मिलती है कि भाई ये पढ़ूँ कि नहीं पढ़ूँ, हर चीज़ पढ़ूँ, हर चीज़ छोड़ूँ, कैसे पढ़ूँ। बट स्टिल यार एटलीस्ट यार थोड़ा सपोर्ट करो यार, मतलब आसान नहीं होता यार। अगर आपके बगल में कोई रूममेट आप पढ़ाई कर रहा है 3rd ईयर की 4th ईयर की, ऑफ कोर्स वो पढ़ाई आपको करनी है, क्योंकि मैं यूट्यूब के लिए अपनी पढ़ाई तो वैसे भी छोड़ता ही नहीं हूँ। तो मैं काफ़ी कोशिश करता हूँ कि या तो मैं खुद सुबह उठ के पढूँ या सुबह उठ के वीडियो बनाऊँ, ये जैसा भी हो मैं अपनी पढ़ाई करके तुम्हें पढ़ाऊँ। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके।